जी सर, ये आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो साद साहब। एक मिनट सबर करें, वो खालिद साहब ऑनलाइन हो रहे हैं, लैपटॉप से मोबाइल से ऑनलाइन है। ठीक है, ठीक है। और ये जो 0.747 लिखा हुआ है, ये रिस्क अवेयरनेस का रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। और सिमिलरली इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो 0.751 जो है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है रिस्क अवेयरनेस का इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और दूसरा जो कॉलम है वो रिस्क मैनेजमेंट का बाकी सब के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। और तीसरा जो कॉलम है वो इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम को बाकी सब के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी। अब मैं यहाँ पे वर्ड की फाइल को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये जो कोरिलेशन एनालिसिस है, इसके अंदर ये बहुत सारी टाइप का होता है और मोस्ट कॉमनली जो इसमें यूज़ होता है वो होता है पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है, कौन सा होता है? पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस। ठीक है जी। और पियर्सन कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ द एनालिसिस होता है, मैं एक मिनट इसको बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ द एनालिसिस होता है उसको हम शो करते हैं आर से। ठीक है, किससे शो करते हैं जी?
ये स्मॉल आर से हम इसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है। आर से मैं इसको डॉट डाल देता हूँ ताकि ये स्मॉल ही रहे, ठीक है। इस आर से हम इसको शो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली इसके साथ एक तो साइन होते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस और माइनस का साइन होता है, ठीक है। दूसरा इसकी वैल्यू रेंज कर रही होती है 0 से लेकर 1 के दरमियान। इसकी भी वैल्यू किसके दरमियान रेंज कर रही होती है, 0 से 1 के दरमियान रेंज कर रही होती है। मैं टिपिकली अगर जाके लिखूं तो इसकी वैल्यू आपको लिखी हुई ऐसे मिलेगी। मैं 1 मिनट साइन डाल लूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं प्लस माइनस का साइन कॉपी नहीं हो रहा मेरे से, वो बेसिकली मेरी वीडियो सामने ओपन हुई हुई है तो उसकी वजह से नहीं आ रहा। मैं आपका थीसिस ओपन करता हूँ, वहाँ से उठाता हूँ। हाँ गया। जी सर, तो इसकी जो वैल्यू लिखी हुई आपको नज़र आती है ये इस तरह से, ये प्लस माइनस 1 में लिखी हुई नज़र आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस का जो साइन है ये बेसिकली न्यूमेरिकल साइन नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक की बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा। डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप में लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप को शो करता है। यानी जो पॉजिटिव साइन है वो हमेशा शो करता है डायरेक्ट रिलेशनशिप को, जबकि जो नेगेटिव साइन है वो किसको शो कर रहा होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप को। समझ आ गई ये बात। यानी अगर दो वेरिएबल्स के दरमियान पॉजिटिव साइन पड़ा हुआ है तो वो ये शो करता है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल भी बढ़ जाएगा, और अगर उसके दरमियान जो है वो नेगेटिव साइन पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरा वेरिएबल जो है वो कम हो जाएगा। ये साइन की समझ आ गई। अब एक के बढ़ने से कितना दूसरा कम होगा, ये एक के बढ़ने से कितना दूसरा बढ़ेगा, वो ये शो करती है स्ट्रेंथ, ठीक है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 0 से 1 के दरमियान वो शो करती है क्या चीज़, स्ट्रेंथ से शो करती है, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो अब आपको यहाँ पे कोरिलेशन की वैल्यू में यहाँ पे एक वैल्यू नज़र आ रही है 0.747, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ को शो कर रहा है इन दोनों के दरमियान। यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल मैथ का एक उसूल आपको पता ही होगा, याद होगा कि जिस साइन के साथ, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस मौजूद होता है, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट का और रिस्क अवेयरनेस के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्या है जी, पॉजिटिव है। यानी कि रिस्क अवेयरनेस बढ़ेगी तो रिस्क मैनेजमेंट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन कितना बढ़ेगा वो शो कर रहा है कि बाय द वैल्यू ऑफ 0.747, इस वैल्यू की निस्बत से बढ़ेगा, ठीक है जी। अब ये ऊपर जो दो स्टेरिक पड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं ये शो करता है सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। क्या शो करता है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप। जो ये वैल्यू होती है सिंगल स्टेरिक, ठीक है, या फिर होती है डबल स्टेरिक, ठीक है। अगर सिंगल स्टेरिक होगी तो इसका मतलब है जो पी वैल्यू है, P value is less than 0.05, ठीक है। और अगर डबल स्टेरिक है तो उससे मुराद है कि P वैल्यू इज लेस देन 0.01। ये दोनों सिग्निफिकेंस की वैल्यू हैं। अगर 0.5 और 0.05 और 0.01 से वैल्यू कम है तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। और अगर किसी रिलेशनशिप में वैल्यू जो है वो पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, यानी कि अगर वो वैल्यू 0.06 भी है तो इसका मतलब वो रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं है।
और जब कोई रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट नहीं होता तो उसके ऊपर स्टेरिक की वैल्यू मौजूद नहीं होती, ठीक है, वो स्टेरिक का साइन नहीं पड़ा हुआ। तो हमने पहले जो चीज़ देखनी है दो रिलेशनशिप के कोरिलेशन एनालिसिस के दरमियान कि भाई दो वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है आया उनके दरमियान पॉजिटिव साइन मौजूद है या नेगेटिव साइन मौजूद है, ठीक है। अगर पॉजिटिव साइन है तो उससे मुराद है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अगर नेगेटिव साइन है तो उससे मुराद क्या है जी, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रही होती है कि एक वेरिएबल के बढ़ने से ये दूसरा वेरिएबल इस स्ट्रेंथ के हिसाब से बढ़ जाएगा, ठीक है। और जो स्टेरिक वैल्यू होती है वो पी वैल्यू को एक्सप्लेन कर रही होती है। अगर एक स्टार मौजूद है तो इसका मतलब पी वैल्यू 0.05 से कम है, अगर दो मौजूद है तो 0.0 किससे मौजूद है, 0.01 से कम है, ठीक है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ये हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में तो इसने वैल्यू दे दी, लेकिन एक और इसके अंदर चीज़ फाइंड की जाती है, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस। ये जो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस होता है ये हमें जो चेंज होता है वो परसेंटेज की फॉर्म में दे देता है। दूसरी जो ऊपर मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्लेन की वो हमें परसेंटेज की फॉर्म में वैल्यू नहीं दे रहा होता, और जो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस होता है ये हमें परसेंटेज चेंज शो कर देता है, ठीक है। इसका फार्मूला है आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, ठीक है, यानी कि आर के स्क्वायर को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चल जाता है कि कितने परसेंट एक के चेंज होने से दूसरा जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिलेशनशिप है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क अवेयरनेस के दरमियान जो वैल्यू मैं इसको ले जाता हूँ और मैं यहाँ एक्सेल की शीट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप सिंपल कैलकुलेटर के अंदर, अगर एक्सेल के अंदर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है जी। ये मेरे पास रिलेशनशिप था, ठीक है, ये अभी इसमें पेस्ट हो रहा है, मैं पेस्ट करके देखता हूँ। ओ जो भाई हाँ, ये मैं इसको करूँगा आर स्क्वायर के लिए इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा इसी वैल्यू से, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में करूँगा 100 तो मेरे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। इससे मुराद है अगर किसी बंदे को 1 डिग्री रिस्क अवेयरनेस है तो 55.5% जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की कैटेगरी जो कैपेबिलिटी होती है बढ़ जाती है। तो वो जो वैल्यू हमें सिर्फ जो है फिगर की फॉर्म में या न्यूमेरिकल पर ये जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल रही थी, वो हमें जो है वो परसेंटेज वेरिएंस दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन किस तरह से करेंगे, इस ज़ाहिर ये जो चीज़ जो है वो ये टू स्टेरिक है ना, ये बहुत बड़ी एक इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इस वैल्यू के अंदर। ये वैल्यू हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप भी बता रही है, डबल स्टेरिक है तो पी वैल्यू 0.01 से कम है और परसेंटेज चेंज भी बता रहा है, ठीक है, परसेंटेज वेरिएंस भी बता रहा है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूंगा कि रिस्क अवेयरनेस इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द रिस्क मैनेजमेंट विद द बीटा कोएफिशिएंट आर द पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट वैल्यू 0.4, थोड़ा सा और कर दे 0.742 मल्टीप्लाई 742, ठीक है। ये मेरी स्टेटमेंट 55.056 of the coefficient of the variance it is explained 55.056 with the 1 degree increase in risk awareness there would be 55.05 कितना था वो 55.8% इंक्रीज इन द रिस्क मैनेजमेंट। ये मेरी पूरी क्या होगी जी, स्टेटमेंट होगी। ये बात आपको समझ आ गई। इसी तरह से मैं अगर दूसरी वैल्यू के देखूं तो मैं इसको क्या कहूँगा, अब मुझे यहाँ पे आप बताते जाएं कि रिस्क अवेयरनेस और ट्रेनिंग के साथ सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड है, ये इनसिग्निफिकेंट है, और कौन सा डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और बीटा कोएफिशिएंट ऑफ पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है, हाँ 2 स्टेरिक है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, डबल स्टेरिक है तो पी वैल्यू क्या होगी, हाँ 0.01 है, ठीक है जी, लेस देन 0.01 है। अच्छा अब इसकी जरा अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो इसकी कोएफिशिएंट
इरशाद साहब एक क्वेश्चन पूछनी थी, ये ड्यूरिंग डिफेंस हम अपना जो थीसिस है वो यूज कर सकते हैं? जी 0.751 है ना, सॉरी कितना है, ठीक हो गया 55.05। अच्छा अब आपने इसको एक्सप्लेन करते हुए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप खुद से डिसाइड करना। अब देखें ज़ाहिर है आप किसी को इफेक्टिव ट्रेनिंग देंगे तभी वो रिस्क से अवेयर होगा ना, ठीक है। अब नहीं, ये रिस्ट्रिक्शन वेरिएबल तो होती है एक्सप्लेन कर इसमें? रही है कि इन दोनों में से कोई भी बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप दोनों डायरेक्शन पे है। तो ये आपने एक्सप्लेन करते हुए खुद से डिसाइड करना होता है कि भाई मुझे कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट एंड पे रख के एक्सप्लेन करना है, कौन सा डिपेंडेंट एंड पे रख के एक्सप्लेन करना है। आपको खुद पता है कि अच्छा अगर ठीक किसी है। बंदे को हम ट्रेनिंग देंगे तो तभी वो रिस्क से अवेयर होगा, तो लिहाजा आप कहेंगे कि रिस्क अवेयरनेस इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग विद पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हाल तो डिफेंस greater है than इरशाद साहब। 0.751 and p value less than हाँ, 0.01। It in the term of coefficient of the variance, it is explaining that एक with every मैंने भेजा था 1% आपको increase in the effectiveness of training program there would be दो कितना आया था तीस को, वैल्यू 5.55 पॉइंट समथिंग था 230। परसेंट इंक्रीज इन द रिस्क अवेयरनेस, ठीक है। इस तरह से रिस्क अवेयरनेस जो है इतने परसेंट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो हाँ आपका अगर ऑनलाइन होता है ना तो तब भी आप अपने पास हार्ड कॉपी में रख लें या दूसरे किसी लैपटॉप के ऊपर ओपन रखना चाहें। और अगर आपका मतलब आपका ऑनलाइन होता तो फिर तो आपको कोई इशू नहीं है, एक साइड पे आपने जो है स्लाइड ओपन की हुई है, दूसरे चारनी। लैपटॉप के ऊपर अपना थीसिस ओपन कर लें और वहाँ से आप जो है वो पढ़ते अच्छा रहें बनाते रहें। और अगर उस आपका इन कैंपस डिफेंस हो रहा है तो फिर आप अपनी नोट्स चार्ट नोट्स बना के रख लें। नहीं नहीं कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है आपको। हाँ जब आप फ्लुएंसी को डिस्टर्ब करते हैं तो फिर पता चल जाता है कि यार बंदा थोड़ा कंफ्यूज है, ठीक है। वो आप अपनी उसको बॉडी लैंग्वेज से ज़ाहिर ना होने दें तो कोई इशू नहीं होता जी। तो ये हो गया सर कोरिलेशन एनालिसिस। अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बाकी का जो पोर्शन है वो कल कर लेते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसमें मेरा फैन कल डिफेंस आपका नहीं आपने तो मुझे 9 तारीख का बताया था। कल किस टाइम आपका डिफेंस, किस टाइम पे? अच्छा 2:30 पे, ठीक हो गया। चलें डेटा एनालिसिस सेक्शन इस टाइम कर लेते हैं सारा, तो बाकी चलें सुबह कर लेंगे। अच्छा उसके बाद आप देखें ये आपके पास हाइपोथेसिस एक्सेप्टेंस की जो वैल्यू है उसके लिए आपने पास आप देख लें सुर। अच्छा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट जो होता है ना वो उसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। बाज़ जगह पे हमारे पास 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर रहती हैं, बाज़ जगह पे 2 कंडीशंस, ठीक है जी। नहीं नहीं कंडीशंस 2 हैं, 2 कंडीशंस हैं। एक हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि बाज़ जगह हमने टी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, आपके थीसिस के अंदर आपके सुपरवाइजर ने टी क्या वैल्यू निकलवा दी है इरशाद साहब, ये टी वैल्यू इसमें क्या है? तो अगर हमारे पास टी टी वैल्यू वैल्यू, टी हम वैल्यू। कहते हैं कि टी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, मैं इसको टी वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू मस्ट बी टू अच्छा +-2, ठीक है। टी वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा होनी चाहिए, +-2 से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ आ गई सर आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ यानी कि ये वाइड कंडीशन नहीं है, दूसरी क्या होनी चाहिए, ठीक है। टी वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0.05, ठीक है जी। और दूसरी जो इसके बाद चीज़ है वो क्या है कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर लिमिट और कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर लिमिट है, दे मस्ट कंटेन सेम साइन। मस्ट कंटेन क्या है जी, इन दोनों के अंदर सेम साइन होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। बीटा कोएफिशिएंट टोटल वैल्यू। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन ये 3 चीजें अगर एग्जिस्ट करे
जी टी टी वैल्यू, ये भी जो है वो एक स्टेटिस्टिकल डिटर्मिनेंट है जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। जिस तरह से पी वैल्यू सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, इसी तरह से टी वैल्यू भी जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। लेकिन क्योंकि आपके थीसिस में सुपरवाइजर ने टी वैल्यू निकाल दी थी, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। आपने दो कंडीशंस याद रखनी है कि पी वैल्यू मस्ट बी लेस देन 0.05, और जो उसके बाद कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर लिमिट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर लिमिट मस्ट कंटेन द सेम साइन। ठीक है जी, अगर ये चीज़ है तो वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर वो चीज़ नहीं है तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा जी, रिजेक्ट हो जाएगा। चलें जी, चलते हैं अपने हाइपोथेसिस की तरफ। तो ये आप देखें, ये आपका हाइपोथेसिस नंबर 1 जो है वो कहता है कि रिस्क अवेयरनेस इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसकी पी वैल्यू 0.000 है, जो कि 0.05 से कम है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ सेम साइन है, तो लिहाजा ये हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, बीटा कोफिशिएंट जो है वो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है, और उसके बाद आर स्क्वायर चेंज जो है वो टोटल वेरिएंस को शो कर रहा है। ठीक है, किसको शो कर रहा है, टोटल वेरिएंस, यानी कि जो टोटल चेंज रिस्क अवेयरनेस की वजह से सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर आया है उसको शो कर रहा है। इसको हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं पीछे आपको समझा चुका हूँ। इसी तरह से रिस्क अवेयर, दूसरा हमारा हाइपोथेसिस था रिस्क अवेयरनेस का रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिलेशनशिप, तो वो भी सिग्निफिकेंट है और ये भी एक्सेप्ट हो गया, ये भी सपोर्टेड है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा हाइपोथेसिस है कि रिस्क मैनेजमेंट का सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो वो भी हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि कंडीशन उसके लिए भी क्या है जी, जस्टिफाइड। ठीक है, हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास आ गया मीडिएशन रिलेशनशिप। ठीक है, मीडिएशन के रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें दोबारा से कुछ कंडीशंस को याद रखना होगा। ठीक है, पहले मैं चलता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मीडिएशन है क्या। जो मीडिएटर वेरिएबल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है। ठीक है, ये हमेशा आईवी का जो रिलेशनशिप होता है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है, यानी कि विद मीडिएशन जो है वो वेरिएबल का रिलेशनशिप ये फैसिलिटेट कर रहा होता है डीवी के ऊपर। ठीक है, यानी ये ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहा होता है जो फैसिलिटेट कर रही होती हैं आईवी के रिलेशनशिप को डीवी के ऊपर एग्जर्ट होने के लिए। ठीक है, इस मीडिएशन को एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास कुछ जो है वो स्पेसिफिक कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर फुलफिल कर रही हैं तो इसका मतलब जो है वो आपका वो रिलेशनशिप काबिल कबूल है। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब वो मीडिएशन को प्रोवाइड नहीं कर रहा। पहले मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ, तो फिर हम समझते हैं उसके साथ। मैं यहाँ पे आई वी लिखूँगा। ठीक है, इसमें से मैं एक एरो निकालता हूँ, और सॉरी क्लोज, ये आपको नज़र आ रहा है डीवी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीडिएटर वेरिएबल, और यहाँ से मैं एक एरो लेके ये बेसिकली हमारे पास एक मीडिएटिंग रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी, इसके अंदर चार तरह के रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। पहला आईवी के ऊपर मैं इसको जो है वो कह देता हूँ कि पहला वेरिएबल जो होता है वो पहला रिलेशनशिप जो होता है वो किसका होता है, आईवी का इस मीडिएटर वेरिएबल के साथ। ठीक है जी, ये पहली कंडीशन इसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि देयर शुड बी पहली कंडीशन जो क्या होती है कि भाई आईवी और
एंड मीडिएटिंग वेरिएबल के दरमियान जो है वो एंड मीडिएटिंग वेरिएबल का जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मीडिएशन को एक्सेप्ट करने का पहला रूल है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ना आईवी और मीडिएटर के दरमियान ये रिलेशनशिप क्या हो जी, सिग्निफिकेंट हो, यानी कि पी वैल्यू जो है वो लेस देन 0.05 हो। समझ आ गई बात। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या होती है कि जो मीडिएटर वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका रिलेशनशिप भी क्या होना चाहिए, आईवी का डीवी पे डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है, ठीक है जी। पहले ये और दूसरा एमवी और आईवी एमसी के का दरमियान एमवी के तीसरी साथ जो और कंडीशन है डीवी के वो साथ। क्या होनी चाहिए जी कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन डीवी वो क्या होना चाहिए जी, वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई बात। ये हो गया आपके पास तीन कंडीशन। अब ये जो आईवी का ये जो सीधी लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये होता है क्या चीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप ठीक है, होता है। ये भी क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट। लेकिन आईवी के का थोड़ा एक सा डीवी इरशाद के से वो ऊपर दिखा रिलेशनशिप दे, बाय पिक्चर लेता हूँ इमीडिएटली ना। बनता है, यानी कि पहले रिलेशनशिप आईवी से आई एम के ऊपर, फिर एम ये से जो है वो क्या चीज, ये डीवी के ऊपर। तो ये जो ये आपके रिलेशनशिप साथ होता है ना है साफ्ट इसको में। मिला के इस रिलेशनशिप को कहते हैं टोटल टोटल इफेक्ट। ठीक ठीक है, है, यानी जो टोटल इफेक्ट होता है उसके अंदर दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जो टोटल इफेक्ट ठीक है, होता है, टोटल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट इफेक्ट प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक इनडायरेक्ट। है, क्या टोटल इफेक्ट क्या होता है, टोटल इफेक्ट होता है इन दोनों का जमा, यानी कि आईवी का डीवी के ऊपर डायरेक्ट जो रिलेशनशिप हो उसको कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट, और ये आईवी की तरफ से मीडिएटर की तरफ से होकर जो इफेक्ट आता है वो होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है, वो क्या होता है जी, इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि टोटल इफेक्ट जो होता है वो इन दोनों के क्या होता है, सम अप होता है। तो तीसरी जो कंडीशन है वो, चौथी जो कंडीशन है वो क्या है, द टोटल इफेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द डायरेक्ट इफेक्ट। जो टोटल इफेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक है जी, एक मिनट। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है जी, टोटल इफेक्ट मैं वो सारी चीज बताऊंगा, आप थोड़ा सा वेट कर लें। मस्ट बी ग्रेटर देन डायरेक्ट इफेक्ट। अब देखें, अगर मैं वो टोटल इफेक्ट मुझे है। पता है कि जो टोटल इफेक्ट है वो डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट का हासिल जम है, यानी कि उन दोनों को जमा करने से मिलता है। तो मैं अगर टोटल से डायरेक्ट इफेक्ट को माइनस कर लूंगा तो बाकी क्या बचेगा, इनडायरेक्ट इफेक्ट बचेगा। ठीक है जी, तो इस तरह से मुझे पता चलता है कि वो बाकी का जो इफेक्ट है वो मीडिएटर वेरिएबल की वजह से फैसिलिटेट हुआ हुआ इफेक्ट आता है। तो लिहाजा जब भी टोटल इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट से बड़ा आता है तो इसका मतलब जो बाकी का इफेक्ट टोटल के अंदर आ रहा है वो मीडिएटर की फैसिलिटेशन की वजह से आ रहा है। ठीक है, किसकी वजह से आ रहा है, फैसिलिटेशन की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि मीडिएटर जो है वो मीडिएट करवा रहा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पहले की जो कंडीशन थी वो क्या थी कि जो आईवी का और मीडिएटर वेरिएबल का रिलेशनशिप हो वो क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो हमारे पास डबल स्टेरिक है जिसकी वजह से पता चलता है कि पी वैल्यू इज लेस देन 0.01, तो इस वजह से वो क्या है जी, सिग्निफिकेंट है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमने कहा आया थी कि मीडिएटर का डायरेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो रिलेशनशिप है वो भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डबल स्टेरिक होने से हमें पता चलता है ये भी क्या है जी, सिग्निफिकेंट है। दूसरी चीज देखें, जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो भी क्या है जी, सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो टोटल इफेक्ट से छोटा है। 0.29 ठीक जो है, है वो डायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक और 0.69 जो है वो क्या है जी, वो कौन सा था, वो आ जाता है आपका टोटल इफेक्ट आता है। मैं इन दोनों वैल्यूज को आपको यूं समझाता हूँ। समझ आ गया। मैं कॉपी बस पेन मैंने ले लिए ऐसे। निकाल के आपको ये दोनों चीजें समझाता हूँ। ये बूटस्ट्रैपिंग फॉर इनडायरेक्ट ये क्या है? तो
कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस मैंने आपको कहा था कि कैसे इसी वैल्यू को हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई हम 100 कर देते हैं, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस आ जाता है और मैं इसी चीज़ को जो है वो ये कर देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप है वो ये कहता है कि जब किसी बंदे को रिस्क अवेयरनेस का पता होता है तो सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के चांसेस 8.79% है। ठीक है जी। और जब रिस्क मैनेजमेंट उसको मीडिएट कर रही होती है, यानी कि वो रिस्क अवेयरनेस भी उसको है और इफेक्टिवली रिस्क को मैनेज भी कर रहा है, तो चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो होते हैं 47.66% होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंटली रिस्क मैनेजमेंट जो है रिलेशनशिप ऑफ रिस्क अवेयरनेस और रिस्क सक्सेस ऑफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को मीडिएट कर रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई? ठीक है जी। तो इस तरह से जो टोटल इफेक्ट है वो बड़ा है, तो वो ये शो करता है कि जो मीडिएटर है रिस्क मैनेजमेंट मीडिएट करके रिलेशनशिप को इंक्रीज कर रहा है। समझ आ गई बात? अच्छा जी। अब ये चारों कंडीशंस आपको समझ आएंगी, याद रहेंगी, या मैं इनकी पिक्चर लेके आपको सेंड कर दूं? ठीक हो गया। तो लास्ट जो रिलेशनशिप है वो हम निकालते हैं। ये बूट स्ट्रैपिंग वो जो है वो लिखा होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल लोअर लिमिट और कॉन्फिडेंस इंटरवल अपर लिमिट, इन दोनों की साइन जो है सेम होने चाहिए, वही जो बेसिक कंडीशन है, लेकिन वो इसमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये चार कंडीशन जो है वो फुलफिल कर रही है, तो मिटिगेशन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा जी, लास्ट रिलेशनशिप है हमारे पास मॉडरेटर वेरिएबल का। तो मॉडरेटर को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो है वो इसको देखेंगे। अच्छा जी, ये जो मॉडरेटर वेरिएबल होता है ठीक है, बेसिकली ये होता है इफेक्टर। ठीक है, क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन इसकी आप क्या कहेंगे? इफेक्टर होता है। मींस ये क्या कर होता है? इफेक्ट्स द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप को ये इफेक्ट कर रहा होता है। अब जब ये इफेक्ट कर रहा होता है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव नेगेटिवली भी इफेक्ट कर सकता है या पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई रिलेशनशिप को दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है तो उनकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप को ये चेंज करके नेगेटिव कर सकता है, और अगर दो रिलेशनशिप पॉजिटिवली रिलेटेड है तो उनको जो है वो नेगेटिवली में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है वो क्या कर सकता है जी? चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, क्या करता है? रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ मैंने आपको बताई हुई है कि वो एग्जिस्ट 27.13 से लेकर 1 के दरमियान। तो 13 जो वैल्यू होगी बीटा कोफिशिएंट की या पियर्सन आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी उसको ये क्या कर देगा? चेंज कर देगा, कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब वो मॉडरेटर है, वो इफेक्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो जो है वो मॉडरेट नहीं कर रहा। ठीक है। अब हम जाते हैं जी वैल्यूज के ऊपर। मॉडरेशन जो है वो हम 3 स्टेप्स के अंदर करते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है उसका हम आईवी का इफेक्ट देखते हैं डीवी के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अंदर हमारा जो आईवी है वो रिस्क अवेयरनेस है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास कौन सा है? रिस्क मैनेजमेंट है। इसका हमने देखा यहाँ पे अब ये चीज़ होगी। अब ये इफेक्ट सिग्निफिकेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट है, वो डिटरमाइन करने के लिए वो तीनों कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हैं। टी वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 2, पी वैल्यू लेस देन 0.05 और कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ जो है वो क्या होना चाहिए? सेम साइन होने चाहिए। ठीक है जी, समझ आ गई बात? तो अब स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है जी? 0.529। अब इसका जरा कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस फाइंड करें खुद से। 42.92 42.92 27 27.13। इसका मतलब the unitary change in the risk awareness will cause 27.13% change, significant change in the risk management, and it will be the positive change, यानी कि उसके अंदर चेंज आएगा। इसी तरह से जो इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर कितना चेंज ला रहा है?
0.66 और वो भी सिग्निफिकेंट चेंज ला रहा है क्योंकि टी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2 है, पी वैल्यू लेस देन 0.05 है और दोनों साइंस के साथ जो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे जो है वो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली रिस्क अवेयरनेस का और Moderate करें। ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंबाइंड इफेक्ट है किसके ऊपर जी, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है क्या है जी, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर ये कंबाइंड इफेक्ट है। ये बेसिकली शो कर रहे हैं मॉडरेशन इफेक्ट को क्योंकि ये इंटरेक्शन प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है। किसका? 9:30 से 10। इंटरेक्शन प्रोडक्ट का इम्पैक्ट है। ठीक है। तो अब देखें, ठीक है शाह साहब, अब आप इसको ओके। कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस फाइंड करके देखें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, कितना हो गया? हाँ जी, पहला कितना था? 27 था। ठीक है, अब देखिए मैंने कहा था मॉडरेटर क्या करता है, नहीं नहीं खैर है, कोई बात नहीं है, चेंज कर अपलोड देता कर है लें। या फिर क्या करता है, स्ट्रेंथ ऑफ अपलोड है या परमिशन है। ठीक है, जो रिस्क अवेयरनेस थी उस वो अगर सिर्फ बंदे को रिस्क अवेयरनेस का ही पता है, ठीक है, यानी कि उसको ख्याल खुद से इनबिल्ट पता है, तो वो क्या करता है जी 27% जो है वो रिस्क को मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। आपने जो इफेक्टिव ट्रेनिंग दी उस सेशन के बाद उसकी जो है वो 47 पॉइंट समथिंग जो है वो रिस्क मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी बढ़ गई। अब ये जो चेंज आया है वो किसकी वजह से आया है? इफेक्टिव ट्रेनिंग की ठीक है वजह से। इंशाल्लाह। मतलब वो रिलेशनशिप को क्या कर रहा है जी, मॉडरेट कर रहा है। थैंक यू शाह साहब। ठीक है जी, जी। अल्लाह हाफिज़। अब आपका रह गया डिस्कशन। डिस्कशन सुबह में आपका 9 से 10 या